जरा सोचिए, एक सुबह आप टीवी ऑन करते हो और हर न्यूज चैनल पर एक ही बात दिखाई देती है। ईरान और इसराइल के बीच एक फुल स्केल वार छिड़ गई है। दुनिया भर के पॉलिटिकल लीडर्स टेंशन में हैं और मिडिल ईस्ट का हर कोना गूंज रहा है मिसाइल स्ट्राइक्स और बम की आवाज से। ये जो जंग है, ये सिर्फ ईरान और इसराइल का आपस का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। ये ऐसे दो देशों के बीच टकराव होगा जो अपनी मिलिट और अपने रिलीजन के लिए जान भी दे सकते हैं। आपको क्या लगता है, कौन इस लड़ाई में जीतेगा? क्या ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स और प्रॉक्सीज के जरिए इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, या फिर इसराइल अपनी सुपीरियर एयर फोर्सेस और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के साथ ईरान को एक ही वार में खत्म कर देगा? अगर वार शुरू होती है तो कैसे शुरू होगी, कौन कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, और सबसे बड़ी बात, जीत किसकी होगी और हारेगा कौन? ईरान के पास एक बहुत बड़ी और डिसिप्लिन्ड मिलिट्री फोर्स है। यहाँ हम ईरान के मेजर मिलिट्री एस्पेक्ट्स को डिटेल में समझेंगे। इनके पास 5,25,000 एक्टिव सोल्जर्स और लगभग 3.5 लाख के आसपास रिजर्व फोर्स हैं। ईरान की लैंड फोर्स इसराइल से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये आर्मी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। ईरान के सोल्जर्स को ग्राउंड वॉरफेयर में काफी अच्छी ट्रेनिंग दी गई है और इनका फोकस गुरिल्ला वॉरफेयर और अर्बन कॉम्बैट पर होता है। ईरान की एयरफोर्स इसराइल जितनी एडवांस नहीं है, लेकिन ईरान के पास सोवियत और चाइनीज ओरिजिन के एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें Su-24 बॉम्बर्स और MiG-29 फाइटर्स हैं। ये एयरक्राफ्ट्स इसराइल के एयर डिफेंस के अगेंस्ट कुछ हद तक इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन इसराइल की सुपीरियर एयर पावर के सामने टिकना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। ईरान की सबसे बड़ी टैक्टिकल एडवांटेज इसकी एसिमेट्रिकल वॉरफेयर स्ट्रेटजी है। ईरान की प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में, हमास गाजा में और शिया मिलिशिया इराक में इसराइल के खिलाफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वॉरफेयर में काफी स्ट्रॉन्ग है। ईरान इन प्रॉक्सीज के जरिए इसराइल के नॉर्दर्न और साउदर्न बॉर्डर्स पर एक मेजर थ्रेट बना सकता है। हिजबुल्लाह के पास खुद 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइल्स और रॉकेट्स हैं जो इसराइल के ऊपर बरसने को तैयार है। इसराइल मिडिल ईस्ट का एक छोटा लेकिन काफी पावरफुल मिलिट्री स्टेट है। इसराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को वर्ल्ड क्लास माना जाता है और ये अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और हाईली ट्रेन्ड फोर्सेस के लिए मशहूर है। इसराइल की आर्मी ईरान जितनी बड़ी नहीं है। 1,70,000 एक्टिव सोल्जर्स और 4,65,000 रिजर्व सोल्जर्स के साथ इसराइल की लैंड फोर्स रिलेटिवली छोटी है, लेकिन यहाँ हर सोल्जर को एक हाई लेवल ट्रेनिंग दी जाती है, जो इसराइल डिफेंस फोर्स IDF को एक लीथल फोर्स बनाती है। इसराइल में सभी सिटीजन्स को मिलिट्री सर्विस करना मैंडेटरी होता है, इसीलिए इनकी रिजर्व फोर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन्ड है। इसराइल के पास मिडिल ईस्ट की सबसे पावरफुल एयरफोर्स है। इसराइल एयरफोर्स के पास F-35 लाइटनिंग II जैसे 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स हैं, जो किसी भी एनिमी राडार को इवेड करके डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं। ये प्लेन्स ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को चुप के डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी दुनिया में सबसे एडवांस्ड है। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और आयरन मिसाइल सिस्टम जैसे मल्टी लेयर्ड सिस्टम इसराइल के ऊपर गिरते ही मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की शक्ति रखते हैं। इसराइल ने अपने मिसाइल डिफेंस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। आयरन डोम टैक्टाइल शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने में मास्टर है, जबकि एरो 3 और डेविड स्लिंग लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइंड है। ये सिस्टम्स ईरान की मिसाइल थ्रेट को काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर सकती है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लूपहोल्स हैं, जो हमने रिसेंट अटैक में देखा, जिसमें ईरान की मिसाइल्स ने इसराइल के काफी शहरों पर डायरेक्ट हिट किया। इसराइल का साइबर वॉरफेयर प्रोग्राम दुनिया के सबसे एडवांस्ड प्रोग्राम्स में गिना जाता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर जंग होती है तो इसराइल अपनी साइबर कैपेबिलिटीज का यूज करके ईरान की मिसाइल लॉन्च सिस्टम्स, राडार और कम्युनिकेशंस को पैरालाइज कर सकता है, जो हमने रिसेंट पेजर ब्लास्ट्स में भी देखा। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल के लिए एक मेजर थ्रेट बना हुआ है। अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर बम डेवलप करने की कोशिश की तो इसराइल अपने प्री एमेटिव स्ट्राइक्स के जरिए ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक कर सकता है। इसके अलावा इसराइल ईरान की ऑयल वेल्स पर भी हमला कर सकता है, जो इन प्रोग्राम्स के लिए ईरान को फंड रेज करने में मदद करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर ये वार होती है तो जीत किसकी होगी? इसराइल के पास सुपीरियर
फायर पावर, एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस और साइबर वारफेयर एक्सपर्टीज है। ये फैक्टर्स इसराइल को बैटलफील्ड में क्लियर एडवांटेज देती है। इसराइल की स्विफ्ट स्ट्राइक्स और प्री एम्प्टिव टैक्टिक्स ईरान की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर सकती है। ईरान की एसिमेट्रिक वारफेयर और प्रॉक्सी ग्रुप्स इसराइल को लंबे समय तक एंगेज रख सकती है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स भी इसराइल की सिटीज और मिलिट्री बेस के लिए खतरा बन सकती है। ये वार सिर्फ ईरान और इसराइल तक सीमित नहीं रहेगी। ग्लोबल पावर्स भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में घुस सकती है। यूएस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसराइल के साइड पर तय है। यूएस इसराइल को एडवांस्ड वेपन्स, इंटेलिजेंस और मिलिट्री सपोर्ट देगा। रशिया और चाइना ईरान के साइड पर आ सकते हैं, खासकर रशिया ईरान को वेपन सप्लाई करता रहा है और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट भी करता है। चाइना भी ईरान के साइड डिप्लोमेटिक टाइज और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के कारण सपोर्ट कर सकता है। हिजबुल्लाह लेबनान में, हमास गाजा में और सीरिया के प्रो ईरानियन ग्रुप्स इसराइल के खिलाफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अटैक्स को एस्केलेट करेगी। ये वार मिडल ईस्ट में हर जगह कियोस फैला सकती है। इस वार का असर सिर्फ मिलिट्री डिफीट या विक्ट्री तक सीमित नहीं रहेगा। ग्लोबल लेवल पर कई कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट्स हो सकते हैं। ईरान की जियोग्राफिकल लोकेशन ऑयल ट्रेड के लिए क्रूशियल रोल प्ले करती है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया तो दुनिया भर की ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएंगी, जिससे ग्लोबल ऑयल प्राइस स्काईरॉकेट कर सकती है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए डेवास्टेटिंग होगा। ईरान और इसराइल दोनों डेंसली पॉपुलेटेड है। वार के बीच में सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत हाई हो सकती है, खासकर जब मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स बड़ी सिटीज को टारगेट करेंगी। अगर वार एस्केलेट होती है तो इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करने का ऑप्शन रहेगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर इसराइल न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करते हैं तो ये मिडल ईस्ट के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर क्रिएट कर सकता है, जिसमें लाखों जिंदगियां खत्म हो सकती है। ये वार ईरान और इसराइल के बीच छोटी लड़ाई से लेकर पूरी दुनिया में इंस्टेबिलिटी फैला सकती है। दुनिया के कई देश इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसरप्शन का सामना करेंगे। जीत किसकी होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात है, सबसे बड़ा नुकसान इंसानियत का होगा।